आज हम भारत की उस बुनियाद की बात करेंगे जिस पर हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास और हाँ, हमारी रोटी रोजी भी टिकी है। हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। बिल्कुल, ये सिर्फ धूल या जमीन नहीं है, बल्कि एक जिंदा संसाधन है। यही तो तय करता है कि देश का कौन सा कोना दुनिया का सबसे घना बसा इलाका होगा और कौन सा वीरान रह जाएगा। सही बात है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत की मिट्टियों के इस पूरे नक्शे को खोलकर सामने रखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है, हम ये भी समझेंगे कि उसका चरित्र कैसा है। हाँ, वो कैसे बनी और उसने उस पूरे इलाके की, आप कह सकते हैं, किस्मत कैसे लिखी, और आज उसकी सेहत कैसी है, इस पर भी बात करेंगे। तो आज का हमारा इरादा सिर्फ भूगोल पढ़ना नहीं है, बल्कि मिट्टी के जरिए भारत की कहानी को समझना है। हम उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक का एक सफर करेंगे। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिट्टी मतलब ये बनती कैसे है। ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मिट्टी का बनना कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। आप सोचिए, 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में हजारों साल लग सकते हैं। हजारों साल? हाँ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूटती हैं, मौसम की मार झेलती हैं और फिर उसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष यानी ह्यूमस मिलते हैं। यही ह्यूमस मिट्टी की जान होता है, उसकी उर्वरता का राज। और भारत में तो इतनी विविधता है, पहाड़ है, मैदान है, पठार, रेगिस्तान, तो जाहिर है मिट्टी भी एक जैसी नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 मुख्य हिस्सों में बांटा है। तो फिर शुरुआत सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से से करनी चाहिए। बिल्कुल, जलोढ़ मृदा यानी अलिवियल सॉइल। ये देश के लगभग 1/3 हिस्से पर, मतलब करीब 33.5% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा इलाका हुआ। इसका मतलब भारत का अन्न भंडार इसी मिट्टी पर उगता है। हाँ, और इसीलिए ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही तो पनपी हैं और उसकी वजह यही जलोढ़ मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं। अच्छा, तो ये बारीक गाद की परतें हैं जो हर साल बिछती जाती हैं? जी, इसमें भी 2 किस्में हैं। जहां हर साल बाढ़ का पानी एक नई मिट्टी की परत बिछाता है, उसे खादर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और वो पुराने मैदान जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, उसे बांगर कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। और इसकी खासियत क्या है, मतलब पोषक तत्वों के हिसाब से? देखिए, इसमें पोटाश और चूना तो खूब होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, तो इसीलिए शायद हरित क्रांति के दौर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का इतना इस्तेमाल किया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसी कमी को पूरा करने के लिए यूरिया जैसे उर्वरकों का जम के इस्तेमाल हुआ। पैदावार तो बढ़ी, लेकिन मिट्टी की सेहत की कीमत पर। यही इसका दूसरा पहलू है। गेहूं, गन्ना, चावल, दालें सब कुछ उगाने के लिए ये बेहतरीन है, बशर्ते इसका ख्याल रखा जाए। तो ये तो हुई नदियों की देन, यानी पानी से बनी मिट्टी। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ की मिट्टी आग से बनी है। मेरा मतलब है ज्वालामुखी से। क्या खूब कहा आपने। हम बात कर रहे हैं दक्कन के पठार की शान काली मिट्टी की। करोड़ों साल पहले यहाँ जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उनसे जो लावा निकला, उसी की बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने से ये बनी है। बिल्कुल, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, और कपास के लिए तो ये वरदान है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। मुझे तो याद है इसी कपास ने 19वीं सदी में मुंबई को एक बड़ा टेक्सटाइल हब बना दिया था। सही बात है। मतलब इस मिट्टी ने भारत के औद्योगिक इतिहास पर भी अपनी छाप छोड़ी है। इसका सबसे दिलचस्प गुण है इसकी नमी सोखने की क्षमता। अच्छा? जब बारिश होती है तो ये पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है और चिपचिपी हो जाती है। लेकिन जब गर्मी में ये सूखती है तो इसमें मोटी मोटी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत जोत दिया हो। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये मिट्टी सूखने पर खुद ब खुद जुट जाती है? इसका मतलब किसानों का एक बहुत बड़ा काम तो कुदरत ही कर देती है। हाँ, इसीलिए इसे स्व जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहते हैं। आप इसे प्रकृति का ट्रैक्टर कह सकते हैं। कमाल है। और ये दरारें मिट्टी में गहराई तक हवा पहुंचाती हैं, जो फसलों की जड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। कपास के अलावा ये मोटे अनाज और खट्टे फलों के लिए भी शानदार है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरा इलाका इसी मिट्टी की देन है।
जलोढ़ मिट्टी की नर्म ताकत और काली मिट्टी की गहरी पकड़ के बाद अब प्रायद्वीपीय भारत के रंगों की तरफ चलते हैं। यहाँ की मिट्टी अपने रंग के लिए जानी जाती है, खासकर लाल मिट्टी। इसका रंग लाल क्यों होता है? इसकी वजह है लौह ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी। अच्छा, लोहे का अंश। बिल्कुल, सरल भाषा में कहें तो इसमें जो लोहा है उसमें एक तरह से जंग लग गया है। और एक मजेदार बात यह है कि जब इस लाल मिट्टी में पानी मिलता है तो इसका रंग पीला सा हो जाता है। ओह, इसीलिए अक्सर इसे लाल और पीली मिट्टी एक साथ कहा जाता है। जी, लेकिन ये काली या जलोढ़ मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं है ना? नहीं, उतनी नहीं। इसकी प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसमें अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई और खाद दोनों की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बाजरा, मूंगफली, आलू जैसी फसलें जो कम पानी में हो जाती हैं, इसके लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। और एक और मिट्टी है जिसका नाम ही अनोखा है, लैटेराइट मृदा। मैंने सुना है कि ये भीगने पर मक्खन जैसी मुलायम और सूखने पर ईंट जैसी सख्त हो जाती है। बिल्कुल, इसका नाम लेटर शब्द से आया है, जिसका मतलब ही ईंट होता है। इसके बनने की प्रक्रिया भी बहुत खास है। ये उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे कि पश्चिमी घाट या मेघालय। एकदम सही। पर एक बात समझ नहीं आई, ज्यादा बारिश से तो मिट्टी को और उपजाऊ होना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा लग रहा है। यही तो इसका विरोधाभास है। यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि वो मिट्टी के सारे पोषक तत्व जैसे चूना और सिलिका को घोलकर अपने साथ बहा ले जाती है। अच्छा। इस प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। सतह पर सिर्फ लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बच जाता है, जो इसे कम उपजाऊ बनाता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो उगता होगा। हाँ, अगर सही तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें काजू, चाय, कॉफी और रागी जैसी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने मैदानी, पठारी और तटीय इलाकों की मिट्टियों को समझ लिया। अब भारत के दो छोरों की ओर चलते हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ तपता रेगिस्तान। हिमालय में कैसे मिट्टी मिलती है? हिमालय में हमें मिलती है पर्वतीय मृदा। ये एक तरह से अभी बनी रही है, ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें ह्यूमस की भरपूर मात्रा। अच्छा, ह्यूमस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ घने जंगल हैं और ठंडे मौसम की वजह से पत्ते और टहनियां धीरे धीरे सड़ती हैं। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ जमा होता रहता है। और शायद यही वजह है कि वहाँ चाय के बागान, मसालों की खेती और सेब, नाशपाती जैसे फलों के बगीचे इतने अच्छे होते हैं। एकदम सही। ये मिट्टी उन खास फसलों के लिए एक वरदान है। अब इसके ठीक उलट पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में चलते हैं, जहां शुष्क व मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखती है। इसमें खेती कैसे संभव है? सामान्य तौर पर तो नहीं, इसमें बालू बहुत ज्यादा है और नमी ना के बराबर। लेकिन तकनीक और पानी से क्या नहीं हो सकता। जैसे इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल, उस जैसी परियोजनाओं ने जब इन इलाकों तक पानी पहुंचाया तो तस्वीर ही बदल गई। आज गंगानगर जैसे जिलों में गेहूं और कपास की खेती हो रही है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वाकई। इसके अलावा दो और खास तरह की मिट्टियां हैं। एक तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी, जिसे आम भाषा में रेह या ऊसर कहते हैं। हाँ, ये वो जमीन है जो सफेद चादर ओढ़े हुए दिखती है। ये उन इलाकों में बनती है जहां पानी का निकास ठीक नहीं होता या सिंचाई बहुत ज्यादा कर दी जाती है। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक जमीन की सतह पर ही रह जाता है और जमीन बंजर हो जाती है। जी। और दूसरी है पीठ या दलदली मिट्टी, जो केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ तटीय इलाकों में मिलती है, जहां पानी हमेशा भरा रहता है। इसमें जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो हुई भारत की मिट्टियों की अद्भुत विविधता। लेकिन एक चिंता की बात जो इन स्रोतों से उभर कर आती है, वो है इन सभी की सेहत में गिरावट। हमारी मिट्टी बीमार क्यों हो रही है? इसके कई कारण हैं। हम फसलों के जरिए मिट्टी से पोषक तत्व निकालते तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लौटा रहे। भारी बारिश वाले इलाकों में पोषक तत्व बह जाते हैं। और अपरदन भी एक बड़ा कारण है ना? हाँ, हवा और पानी से मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत, जिसे बनने में सदियां लगती हैं, वो बह जाती है। और सबसे बड़ा कारण है हमारा कृषि का तरीका, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। तो ये तो एक गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी योजना का जिक्र आता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका नारा बहुत अच्छा है, स्वस्थ धरा खेत हरा।
ये क्या काम कैसे करता है? ये एक तरह का मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड है क्या? बिल्कुल, आप इसे मिट्टी का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट समझ सकते हैं। किसान अपने खेत की मिट्टी का सैंपल देते हैं और लैब में उसकी जांच होती है। और फिर उन्हें एक कार्ड मिलता है? हाँ, उस कार्ड में लिखा होता है कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, किसकी अधिकता है और उसका पीएच लेवल क्या है। इससे किसान को पता चलता है कि उसे कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में। ये तो अंदाजे पर आधारित खेती को विज्ञान पर आधारित खेती में बदलने की एक कोशिश है। एकदम। इससे किसानों का पैसा भी बचेगा और मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। यही इसका दोहरा फायदा है। और क्या कोई पुरानी संस्थाएं भी हैं इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल। 1953 में ही केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बना दिया गया था और मरुस्थलीकरण को रोकने जैसे गंभीर विषय पर शोध के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI बहुत अहम काम कर रहा है। तो आज हमने भारत की मिट्टियों का एक पूरा चक्कर लगाया, उत्तर की जलोढ़ से जिसने हमारी आबादी को पाला पोसा, दक्कन की काली मिट्टी तक जिसने हमारे उद्योगों को आधार दिया, और दक्षिण की रंगीन मिट्टियों तक। ये साफ है कि हर मिट्टी की अपनी एक कहानी है। हाँ, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्रोत हमें बताते हैं कि मिट्टी क्या है और उसे कैसे बचाया जाए। लेकिन ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम जानते हैं कि मिट्टी एक ऐसा खजाना है जिसे बनने में हजारों साल लगते हैं, पर बिगड़ने में कुछ दशक ही काफी हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब जलवायु परिवर्तन हमारे मौसम का मिजाज बदल रहा है और पानी की कमी एक हकीकत बनती जा रही है, तो भारत के इस मिट्टी के नक्शे का भविष्य क्या होगा? क्या महाराष्ट्र हमेशा कपास उगा पाएगा या केरल मसालों के लिए जाना जाएगा? ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा का है।